तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम रीजनिंग यानी तार्किक सोच की इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। बिल्कुल शुरुआती स्तर से लेकर एक प्रोफेशनल की तरह सोचने तक का सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे। यह सिर्फ परीक्षा पास करने की बात नहीं है, बल्कि दिमाग को एक शार्प एनालिटिकल मशीन बनाने का तरीका है। अब देखिए, सीखने का सबसे अहम हिस्सा क्या होता है? सिर्फ रट्टा मारना नहीं, बल्कि जब कोई चुनौती सामने आए तो उसे लॉजिक के साथ कैसे हल किया जाए ये समझना। सही जवाब तक पहुंचने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाना और कड़ियों को जोड़ना ही तो असली खेल है। और बस यहीं से शुरू होता है रीजनिंग का असली मजा। इस सफर में हमारा रास्ता बहुत ही स्पष्ट होने वाला है। हम देखेंगे कि रीजनिंग असल में है क्या, हमारी जिंदगी में इसकी क्या अहमियत है, ये कितने प्रकार की होती है, और फिर कुछ बिगिनर और इंटरमीडिएट लेवल के सवालों के साथ हम इस नींव को एकदम मजबूत करेंगे। तो चलिए अध्याय 1 से शुरू करते हैं। रीजनिंग आखिर है क्या? सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि रीजनिंग समस्या को सुलझाने का एक बहुत ही एक्टिव और विचारशील तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है सोच समझकर फैसले लेना। जब किसी सवाल का जवाब सिर्फ याददाश्त के भरोसे नहीं बल्कि तर्क और लॉजिक के आधार पर दिया जाता है तो उसे ही रीजनिंग कहते हैं। ये हमारे दिमाग को एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। और मजे की बात यह है कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में इन तार्किक सवालों का अभ्यास किया जाता है तो हमारा मेंटल टूलकिट काफी स्ट्रांग हो जाता है। इससे बुद्धि तेज होती है, तुरंत फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है, समस्याओं को सुलझाने की ताकत आती है और हमारी लॉजिकल थिंकिंग एकदम सॉलिड हो जाती है। अब बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, जीवन में इसका महत्व। ये सिर्फ किसी क्लासरूम या परीक्षा हॉल की बात नहीं है, इसका दायरा कहीं ज्यादा बड़ा है। सच कहें तो तर्क और विश्लेषण लगभग हर बड़े पेशे की रीढ़ हैं। गणित के मुश्किल समीकरण हों, विज्ञान के नियम हों, कंप्यूटर के एल्गोरिदम हों या फिर बिजनेस के बड़े फैसले, हर जगह इसकी जरूरत है। इसके अलावा पुलिस, सेना, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों जैसी टफ परीक्षाओं में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां तुरंत और बिल्कुल सटीक फैसले लेने वाले लोगों की तलाश होती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित करती है कि लॉजिक में मास्टरी हासिल करना लाइफ के लिए कितना बड़ा स्किल है। जब असल जिंदगी में मुश्किल और तनाव भरे हालात सामने आते हैं तो एक मजबूत लॉजिकल क्षमता ही हमें सही और बिना किसी पक्षपात के फैसले लेने में मदद करती है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 3 पर, रीजनिंग के प्रकार। इस विशाल विषय को और अच्छे से समझने के लिए इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटना बहुत जरूरी है। लॉजिक की समस्याएं आमतौर पर 2 अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। पहली है वर्बल रीजनिंग यानी शाब्दिक तर्क, जो पूरी तरह से शब्दों और भाषा के इर्द गिर्द घूमती है। और दूसरी है नॉन वर्बल रीजनिंग, जो पूरी तरह से विजुअल्स जैसे इमेजेस और आकृतियों पर निर्भर करती है। वर्बल रीजनिंग में ये परखा जाता है कि हम किसी टेक्स्ट को कितनी ध्यान से पढ़ते हैं, उसे समझते हैं और फिर उन शब्दों के बीच का कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं। इसमें शब्दों में समानता खोजना, उन्हें सही क्रम में लगाना या रिश्तों की पहेलियां सुलझाना शामिल होता है। यहाँ भाषा पर अच्छी पकड़ होना बहुत काम आता है। वहीं दूसरी तरफ नॉन वर्बल रीजनिंग पूरी तरह से शेप्स और स्पेस को पहचानने पर फोकस करती है। इसमें यह देखना होता है कि एक सीरीज में आकृतियां किस तरह से बदल रही हैं। विजुअल पैटर्न को तुरंत पकड़ने की जो क्षमता है ना, वो यहाँ सबसे अहम रोल निभाती है। चलिए अब आते हैं अध्याय 4 पर, शुरुआती स्तर का अभ्यास। अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे हैं उन्हें कुछ बहुत ही बेसिक और मजेदार सवालों के साथ अप्लाई करके देखते हैं। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान है। सबसे पहले इस नंबर सीरीज को देखते हैं, 2, 4, 6, 8 और फिर एक प्रश्न चिन्ह। सही लॉजिक सामने आने से पहले इस छिपे हुए पैटर्न को खुद पहचानने की कोशिश करते हैं। ये दिमाग को वार्म अप करने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर इस सीरीज को हम स्टेप बाय स्टेप तोड़ें तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। नियम बहुत ही सीधा सा है। पिछले नंबर में बस 2 जोड़ना है, 2 में 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6। बिल्कुल इसी तरह 8 में 2 जोड़ने पर हमें सही जवाब मिल जाता है, 10। है ना आसान? अब एक और ऐसा ही चैलेंज लेते हैं, लेकिन इस बार नंबर्स की जगह अंग्रेजी के अक्षरों का इस्तेमाल करेंगे, ACEG। सोचिए अगला अक्षर क्या होना चाहिए? यहाँ भी लॉजिक बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है, बस थोड़ा ध्यान से देखने पर समझ आ जाएगा कि हर बार बीच का एक अक्षर छोड़ा जा रहा है। ए के बाद बी को छोड़ा और सी लिखा,
सी के बाद डी को छोड़ा और ई लिखा, तो जी के बाद एच को छोड़ने पर हमें सही जवाब मिलेगा आई। इस तरह के छोटे छोटे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स से शुरुआत करने पर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। अध्याय 5 इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिस। बेसिक्स को अच्छे से समझने के बाद अब लॉजिक की सीढ़ी पर थोड़ा ऊपर चढ़ने का समय आ गया है। अब हम थोड़े मिड लेवल के सवालों का सामना करेंगे, जहां दिमाग को थोड़ा और गहराई से दौड़ाना पड़ेगा। ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध वाली पहेलियां हमेशा से बहुत मजेदार होती हैं। इस सवाल पर जरा गौर करें। अगर राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का पिता है, तो राम का मोहन से क्या संबंध है? ऐसी पहेलियों को सुलझाने के लिए एक साथ कई जानकारियों को दिमाग में रखना पड़ता है। ऐसे में दिमाग में एक छोटा सा फैमिली ट्री बना लेना बहुत ही मददगार शॉर्टकट साबित होता है। आइए इसे सुलझाते हैं। अगर हम उस फैमिली ट्री को ध्यान से देखें तो साफ हो जाता है कि श्याम पिता है और राम उस पिता का भाई है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, पिता का भाई चाचा होता है, इसलिए सही जवाब है चाचा। ये उदाहरण परफेक्टली दिखाता है कि कैसे बड़ी जानकारियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आसानी से हल किया जा सकता है। तो अब हमारी तार्किक सोच की एक बहुत ही सॉलिड नींव तैयार हो चुकी है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल थिंकिंग के साथ आगे चलकर हम और कौन-कौन से बड़े रहस्यों और जटिल पहेलियों को चुटकियों में सुलझा सकते हैं। सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।